दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी बेंगलुरु के लिए उड़ान भर चुके हैं, जो कि आज महागठबंधन की बैठक होनी है, उसमें शामिल होने के लिए जब वे पहुंचेंगे। हाँ जी, आज तो खैर उन्होंने सोनिया गांधी जी की तरफ से गाला डिनर भी आयोजित किया गया है, जिसमें आप देखिए, जब भी ये डिनर डिप्लोमेसी होती है, आमतौर पर आगे की रणनीति जो भी दल होते हैं वे उस गाला डिनर में अपनी तय कर चुके होते हैं या तय कर लेते हैं। उसका जो क्रियान्वयन है या ऑफिशियली जो उस पर सील सिक्का लगना रहता है, वह फिर नेक्स्ट डे जब भी मीटिंग होती है उस दिन कर लिया जाता है। तो आज आप ऐसा कह लीजिए कि जो आगे की रणनीति है पीडीए द्वारा जो अपनाई जाएगी, उस पर मोहर आज ही लग जानी है। वैसे बहुत कुछ तो पहले से ही तय हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वे तो पहले ही उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया था कि आगे की लीड अब वे ले लें, नेतृत्व वे करें। और मगर सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात जो है, इसमें दो दल जो कि प्रीवियसली इसमें शामिल थे, इससे पहले जो पटना में मीटिंग हुई थी, दो दल नजर नहीं आएंगे। वे दो दल कौन से हैं? एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके मुखिया की शरद पवार जी होते थे, और अब स्थिति यह है कि वे अपने अपने अस्तित्व की, मैं व्यक्तिगत शरद पवार जी की बात कर रहा हूं, वे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी तो उनके हाथ से जा चुकी है। उनके ही भतीजे और पूर्व एनसीपी के जो कद्दावर नेता थे अजित पवार जी, वे पार्टी ले उड़े। और जो कि बहुत ही अवश्यंभावी था, जिस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रहे थे पिछले 2 से 3 महीनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, जिधर शरद पवार जी का बहुत प्रयास था कि वे किसी भी प्रकार सुप्रिया सुले जी को, जो कि उनकी बेटी हैं, उनको वे राजनीतिक परिदृश्य में उतनी ही मजबूती से आप कह लें कि स्थापित कर सके जैसे कि वे खुद हैं। परंतु देखिए, एक चीज होती है राजनीति में और अन्य क्षेत्र में भी होता है कि लीगेसी आप यू कैन, या डेफिनेटली यू कैन पास ऑन, परंतु ऐसे लीडर या ऐसे कोई भी और अन्य प्रोफेशन की भी मैं बात करता हूं, वह फिर उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वह उसके काबिल है या नहीं, और उसको वह साबित भी करना पड़ता है। तो सुप्रिया सुले जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रही हैं, जबकि अजीत दादा पवार जी, जो कि शरद पवार जी जैसे बताया मैंने उनके भतीजे हैं, उन्होंने शुरू से अपने काका श्री का हाथ थामकर, उंगली थामकर जो चले, परंतु अपनी मेहनत से, कर्मठता से उन्होंने पब्लिक के बीच में जगह बहुत अच्छे से अपनी स्थापित कर ली। और कालांतर में जब उनको साइडलाइन किया जाने लगा, तो उन्होंने, आप इसको बिगुल माने कि उन्होंने विद्रोह का बिगुल बिगुल बजाया और अपने आप को अलग कर लिया। तो एक तरह से वे काकाश्री की छांव से भी अलग हो गए, परछाई से भी अलग हो गए, और अपना एकाधिकार पार्टी पर कर लिया। तो शरद पवार जी इस मीटिंग में नजर नहीं आएंगे। अब देखिए, चर्चे तो बहुत चलती हैं, है ना, और शरद पवार जी जैसा व्यक्तित्व हो तो थोड़ा सा व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कुछ भी हो, संदेह रह ही जाता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, राजनीति में आप किसी को भी हमेशा के लिए खारिज नहीं कर सकते, या कोई बात को हमेशा के लिए खारिज नहीं कर सकते। शरद पवार जी ठीक है, आज वो बैकफुट पर हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर शायद है कि अब उतनी ऊर्जा और जैसा पराक्रम दिखाना होता है एक पार्टी को स्टैब्लिश करने में, वे शायद अब थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हों। तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने एक दूरी बना ली हो, परंतु यह समय पर भी छोड़ देना चाहिए कि आगे काका श्री शरद पवार जी का क्या स्टेप होता है। खैर फिलहाल वे अभी इस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, जो कि
कांग्रेस के लिए तो एक झटका रहेगा ही, क्योंकि अब पीडीए का नेतृत्व सीधा सीधा कांग्रेस के हाथ में चला गया है। और एक और दल है जो नहीं शामिल होगा इस महागठबंधन की बैठक में, वह है जनता दल सेकुलर। हाँ जी, कुमार स्वामी, एचडी गौड़ा, देवेगौड़ा जी की पार्टी। वे क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से उनकी सीटें आई थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, तो एक तरह से उनको स्वाभाविक है। देखिए, मैंने अपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं, जिसकी जितनी सीटें आएंगी उतना वो अपर हैंड रखेगा। तो अभी कांग्रेस जो कि जनता दल सेकुलर से लड़कर, अदर देन बीजेपी, कर्नाटक में जनता दल सेकुलर का एक अच्छा ठीक ठाक वोट बैंक है। और वे कुमार स्वामी जी 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनसे लड़कर आई है। और जो 20-25 सीटें कुछ आई हैं जनता दल सेकुलर की, वह साफ इशारा करता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत फिलहाल तो कर्नाटक स्टेट में अच्छी नहीं है, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस उठाएगी। उन्होंने, कुमार स्वामी साहब ने बात भी कही कि दे नेवर, अपोजिशन नेवर कंसिडर्ड, अपोजिशन से उनका मतलब है कि ये जो पीडीए के घटक दल हैं, इन्होंने कभी हमको उस अपोजिशन नेवर कंसिडर्ड जनता दल सेकुलर एज ए पार्ट ऑफ देम, मतलब उन्होंने उस महागठबंधन का हिस्सा उनको माना ही नहीं। मतलब स्वाभाविक है कि अंदर रार में रार हो रही है। जिस प्रकार से वेटेज उनको मिलना चाहिए था, कुमार स्वामी जी को और उनकी पार्टी को, उस प्रकार से वेटेज उनको उस गठबंधन में नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज द रीजन ही विल रिफ्रेन फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग। हालांकि मीटिंग बेंगलुरु में ही है। अब देखिए साहब, इधर तो शरद पवार जी और कुमार स्वामी जी ने अपने आप को अलग कर लिया। अब ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे जी क्या करें? जबकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा निजी मानना है कि उद्धव ठाकरे जी राजनीतिक गुरु फिलहाल तो शरद पवार जी ही हैं। जिस प्रकार से वे उंगली पकड़कर शरद पवार जी की चल रहे थे, तो उनके लिए एक मेजर ब्लो हो सकता है। एक बात और भी है, राज ठाकरे जी ने एक बात कही थी कि जिस समय पर अजित पवार जी ने विद्रोह करके एनडीए ज्वाइन किया था, या फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार ज्वाइन की थी, तो राज ठाकरे जी ने एक बात कही थी कि अभी एनसीपी की एक टीम गई है, कुछ समय बाद बी टीम भी जाएगी, और शरद पवार जी किसी भी प्रकार उद्धव ठाकरे जी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो यह भी एक मुझे लगता है कि शायद है कि राज ठाकरे जी कहीं ना कहीं प्रोफेटिक थे, उनकी बातों में दम था। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे जी क्या करेंगे? अब वैसा उनका जनाधार भी नहीं रहा, उनका कोर बैंक भी उनसे छिटक चुका है। और कांग्रेस के अभ्युदय से अगर वे उन सेकुलर वोट्स की ओर देखते हैं, जो अब जैसे वे सेकुलर हो चले थे, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होनी है। क्योंकि कांग्रेस बड़ी मुश्किल से है कि वापस से अपना जो कोर वोट बैंक है उसको रिगेन करने की स्थिति में आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे जी के लिए कितना क्या स्पेस बनाएगी कांग्रेस इस गठबंधन में, और इवन कि महाराष्ट्र में, यह समय का ही बस हमको इंतजार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, नाना पाटोले जी जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे बस यात्रा भी निकाल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, जहां पर वे जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आने वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के लिए भी शुभ नहीं रहेंगे राजनीतिक तौर पे, क्योंकि एक प्रकार से उनकी भी पार्टी सिमटती चली जा रही है। अब बचती है कांग्रेस महाराष्ट्र में, जो कि अब कम से कम इस पोजीशन में तो आ चुकी है कि वह मुख्य अपोजिशन पार्टी बनकर उभर सके। ये तो बड़ी बात साहब महागठबंधन की। और जो उनके दो एलाइस शरद पवार जी और कुमार स्वामी जी ने अपने आप को किनारे कर लिया। अब आगे एक बात करते हैं साहब, आज एक ईडी की रेड हुई। कहाँ?
तमिलनाडु के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर डॉक्टर के पोनमुडी, उनके घर पर, जिसका मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ा मुखर होकर विरोध किया। और इसको वैसे ही भाजपा की अपनी कार्यशैली बताई कि अपोजिशन को टारगेट करना, और वो भी अभी गठबंधन की बैठक के ठीक पहले। यह तो हमें ऐसा उनका था कि दे वेर मेंटली एटलीस्ट दे वेर वेल प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ ना कुछ होना है। तो मैं आज जो ये रेड पड़ी इसको जोड़ता हूं अमित शाह जी के उस ट्वीट से। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा जी, उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया था, और जो उनका कार्यकाल 23 नवंबर 23 तक का था उसको घटाकर 31 जुलाई तक का कर दिया था। तो ये सारे राजनीतिक दल बहुत प्रसन्न थे, जितने भी भाजपा विरोधी दल थे वे बहुत प्रसन्न थे। ऑलमोस्ट मैं कुछ नेताओं का नाम ले सकता हूं कि उन्होंने उनके खिलाफ याचिका डाली थी। 2-3 नाम जो प्रमुखता से उभर कर आए थे, तो एक होड़ सी थी इसका श्रेय लेने में कि अब वो ट्वीट याद आ रहा है। तो अमित शाह जी का भी ट्वीट इतने में आता है कि करप्ट के अगेंस्ट जो भ्रष्टाचारी हैं और जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं। साफ इशारा था उनका संजय मिश्रा जी की, जो अभी 31 को रिटायर हो जाएंगे 31 जुलाई को, उस ओर उनका इशारा था। इशारा कुछ यूं था कि भले मिश्रा जी रिटायर हो जाएं, परंतु यह जो उनकी लड़ाई है, अब भले इसमें आप उसको ऐसा कह लें कि शस्त्र अस्त्र उनके ईडी सीबीआई और जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो महज एक चेयरमैन बदल जाने से यह लड़ाई रुकने वाली नहीं बल्कि और उग्र होगी। तो शायद है कि उसी की परिणति है, या उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर पोनमुडी, उनके यहाँ पर यह छापा पड़ गया। अब देखना है, अब ये जब लड़ाई और तेज होगी तो कितने और के यहाँ पे ऐसे कुछ छापे पड़ते हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल तो आप ऐसा कह लीजिए नथिंग इज वेल इन महागठबंधन, क्योंकि अगर आप स्टेट वाइज, चलिए हम अगला जब वीडियो बनाएंगे संवाद करेंगे तो हम जो ये 24 घटक दल हैं महागठबंधन के, पीडीए के, पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के, तो हम उनके स्टेट वाइज एक हम विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में ये इतनी स्थिति में, इस गठबंधन के बनने के बाद इस स्थिति में आ जाएं कि वे भाजपा और उनके सहयोगी दल जो कि एनडीए के नाम से जाने जाते हैं, उनको सच में जड़ से उखाड़ फेंकें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। और हाँ, सब जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।